नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीके जीएस में। परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं और इस बुक में जो पहला लेसन है उस लेसन का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन इसका पहला लेसन है। पहला लेसन स्टार्ट करने से पहले लेसन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है उसको हम लोग देख लेंगे। हम लोग जिस नए लेसन की शुरुआत करेंगे, जैसे इसके बाद के जो लेसन होगा दूसरा, मुगल साम्राज्य का पतन होगा। तो मुगल साम्राज्य का पतन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे उसका पाठ्यक्रम देख लेंगे कि मुगल साम्राज्य में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो जब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें देख लेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों के बारे में बात करने से पहले बुक में दिया गया है उससे थोड़ा सा भूमिका के रूप में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उसको भी कवर करेंगे। पुर्तगालियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पढ़ेंगे, नीनो डी कुन्हा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था देखेंगे क्या होता है, पुर्तगालियों के पतन के बारे में देखेंगे और पुर्तगालियों का प्रभाव क्या हुआ भारत में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पुर्तगाली समाप्त होते ही हम लोग डचों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, डच के बारे में, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इस प्रकार से पहले लेसन में चीज़ों को कवर किया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष होता है उसमें 3 युद्ध होते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो इन तीनों युद्धों को हम लोग कवर करेंगे। तो कर्नाटक के पहले युद्ध में जो है वो आड्यार का युद्ध है, एला शापल की संधि है और कर्नाटक के युद्ध का महत्व जो है वो कर्नाटक के पहले युद्ध के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जब दूसरा कर्नाटक का युद्ध होगा तो उसके अंतर्गत हम लोग आम्बूर का युद्ध पढ़ेंगे, हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव को देखेंगे। उसके बाद त्रिचनापल्ली का घेरा और फिर पांडिचेरी की संधि को भी कवर करेंगे। फिर आ जाएगा हम लोगों का कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार किस प्रकार से हो जाता है, फिर मद्रास का घेरा इसी के अंतर्गत वांडीवाश का युद्ध और फिर पेरिस की संधि पढ़ते हुए इस लेसन को हम लोग समाप्त कर देंगे। पहला लेसन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में जो हम लोगों को कवर करना है वो क्या है, आज की वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे महत्वपूर्ण 3 टॉपिक को कवर करेंगे पुर्तगालियों के अंतर्गत। वो 3 टॉपिक हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, पुर्तगालियों का पतन और पुर्तगालियों का प्रभाव, 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर हम लोगों का पुर्तगाली समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि पुर्तगाली जो विदेशी थे, विदेशी भारत में प्रवेश किन किन 2 मार्गों से किया करते थे। तो बताया जाता है कि विदेशी भारत में 2 मार्गों से प्रवेश कर सकते थे। पहला तो जो स्थल मार्ग था वो था और दूसरा क्या था, जल मार्ग यानी कि समुद्री मार्ग था, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर परंपरागत स्थल मार्ग, और दूसरा क्या था, समुद्री मार्ग यानी कि जल मार्ग था। तो 2 मार्गों से विदेशी भारत में प्रवेश कर सकते थे। इसके अंतर्गत जो हमें देखना है, स्थल मार्ग के अंतर्गत स्थल मार्ग किन किन देशों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बाल्कन प्रदेशों से होते हुए टर्की कहाँ जाता था, तुर्की। उसके बाद फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद वो खैबर, कुर्रम, बोलन और गोमल दर्रों से होते हुए भारत तक पहुंच जाते थे। तो ये था स्थल मार्ग जिससे विदेशी भारत में प्रवेश कर सकते थे। ठीक, दूसरा क्या था, दूसरा था जल मार्ग। जल मार्ग में क्या था कि भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। तो ये 2 प्रचलित मार्ग थे, मुख्यतः 2 ही मार्ग थे। विदेशी इन्हीं 2 मार्गों से भारत में प्रवेश कर सकते थे और भारत के साथ व्यापार वाणिज्य स्थापित करते थे, इन्हीं दोनों मार्गों के माध्यम से।
ठीक है। आगे बात करें तो यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। भारत और यूरोप के बीच के व्यापार की बात हो रही है। तो यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध क्या था? प्राचीन काल में यूनानियों के समय में ही था। स्थल और जल स्थल जल दोनों ही मार्ग व्यापार करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो जो अभी हम लोगों ने दोनों मार्ग की बात की, दो मार्गों की बात किया हम लोगों ने, वो दोनों मार्ग प्रयोग में लाए जाते थे किसके? व्यापार वाणिज्य स्थापित करने के लिए। ठीक है। तो पहला जो इसमें था कि यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। क्लियर है? प्राचीन समय से ही था भारत और यूरोप के साथ व्यापार। उसके बाद जो ये लोग व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे भारत के साथ, वही दोनों मार्गों से करते थे जो हम लोगों ने अभी बात किया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक बिना किसी रोक टोक के चलते रहे। 14वीं शताब्दी तक ये दोनों व्यापारिक मार्ग बिना रोक टोक के चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे 15वीं शताब्दी में अरब यानी कि अरब वासियों का, अरबों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे ये मार्ग असुरक्षित होते गए। ठीक है। तो 14वीं शताब्दी तक ये मार्ग ठीक ठाक चलते रहे, लेकिन अरबों का प्रसार जैसे जैसे बढ़ते गया, ये मार्ग असुरक्षित होने लगे, यानी कि अरबों का उस पर क्या होने लगा? वर्चस्व स्थापित होने लगा उन मार्गों पर। इसलिए ये मार्ग असुरक्षित होने लगे। ठीक है। 1453 ईस्वी में एक घटना होती है। 1453 ईस्वी में क्या होता है? 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। किसने? उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व यूरोप के साथ व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। तो जो दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप के बीच जो व्यापार चल रहा था, उस व्यापार के मार्ग पर एकाधिकार हो गया किसका? उस्मानिया सल्तनत का। तो उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। कब? 1453 ईस्वी में इसने जीत लिया। जीतने के बाद क्या होता है कि संपूर्ण जो दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप का जो व्यापार है, उस पर एकाधिकार हो जाता है किसका? उस्मानिया सल्तनत का। तो इन सब चीज़ों का परिणाम क्या होता है? इससे जो परिणाम निकलता है कि जब उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व यूरोप के व्यापार पर उन्होंने अधिकार कर लिया, तो इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका जो परिणाम निकलता है वो ये निकलता है कि यूरोप और एशिया यानी कि यूरोप वर्सेस एशिया दोनों के बीच में जो व्यापार चल रहा था वो, उसके बाद यूरोप वर्सेस पूर्वी देश के व्यापार, यानी कि दो चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि एक तो एशिया के साथ व्यापार जो चल रहा है वो, और पूर्वी देश यानी कि यूरोप जो है, यूरोप के पूर्व में जितने देश हैं उन सभी देशों से, एशिया के साथ साथ यूरोप के पूर्व में जितने देश हैं उन सभी देशों के से जो व्यापार चल रहा था उसकी बात हो रही है। तो यूरोप वर्सेस एशिया और यूरोप वर्सेस पूर्वी देश के व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका अधिकार हो गया। किस पर? स्थल मार्ग पर उनका अधिकार हो गया और ये मार्ग यूरोप वासियों के लिए क्या हो गए? बंद हो गए। यूरोप वासियों के लिए ये मार्ग बंद हो गए, इसलिए यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हो गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझ लिया कि यूरोपियों ने जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, तो उसके पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे का जो कारण था वही था कि व्यापार वाणिज्य बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस्मानिया सल्तनत ने क्या किया? कुस्तुनतुनिया को जीत लिया और उस व्यापारिक मार्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके लिए क्या हुआ? यूरोप वासियों को व्यापार वाणिज्य स्थापित करने में समस्या उत्पन्न होने लगी और उस समस्या के समाधान के लिए क्या किया? उन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार से उन्हें नए समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता हो गई। तो अब चलते हैं आगे। ठीक, ये
यहाँ पे अब क्या होता है कि जो यूरोप है, यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, चीन, इधर के देशों पर निर्भर था। यूरोप में गर्म मसालों की मांग बड़ी मात्रा में थी और उन मसालों के लिए ये लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर थे। इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी। मसाला उनके लिए बहुत जरूरी एक था वो, और उसके लिए यानी कि मसालों को प्राप्त करने के लिए या मसालों का बिजनेस करने के लिए उन्हें एक नए समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहां से वे गर्म मसाले भी प्राप्त करते थे। तो भारत धनवान देश था, यहाँ से वे गर्म मसाले प्राप्त किया करते थे। इस कारण भारत से व्यापार करने की उनकी क्या थी? प्रबल इच्छा थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो इस दौरान भौगोलिक खोजें हुई, कब? 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में जो भौगोलिक खोजें हुई, तो कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के जो व्यापारिक संबंध थे, उन व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों से संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क भी स्थापित हुए। तो इनसे आपसी संपर्क स्थापित हुए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1492 ईस्वी में क्या होता है। 1492 ईस्वी में क्या हुआ कि इसी प्रयास में मतलब कि भौगोलिक खोजों के प्रयास में कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला। तो स्पेन का निवासी था कोलंबस, वो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला, किंतु वह भूल भटक करके अमेरिका पहुंच गया और इस प्रकार अमेरिका की खोज हो गई। तो अमेरिका की खोज होती है 1492 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। उसके बाद 1487 ईस्वी में क्या होता है? 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास आशा अंतरिक्ष पहुंचता है। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास कहाँ का था? पुर्तगाल का था। यह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये भी भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकलता है और 1487 ईस्वी में वह आशा अंतरिक्ष पहुंच जाता है। ये आशा अंतरिक्ष क्या है, इसकी बात करें तो इसे तूफानी अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम किनारा है। अफ्रीका महाद्वीप का यह दक्षिणतम किनारा है। उसके बाद 1497 ईस्वी में क्या होता है? 1497 ईस्वी की बात करें तो दूसरा पुर्तगाली कैप्टन, जिसको वास्को डिगामा कहा जाता है या इसका वास्को डिगामा नाम था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हेतु पुर्तगाल से रवाना होता है। कब? 1497 ईस्वी में। तो दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री मार्ग के खोज हेतु पुर्तगाल से रवाना होता है। वास्को डिगामा सर्वप्रथम पुर्तगाल से चलकर अफ्रीका के दक्षिणी छोर उत्तमासा अंतरीप तक पहुंचता है, जहां तक बार्थोलोम्यू डियास पहुंचा था। इससे पिछला जो यात्री था बार्थोलोम्यू डियास, यहाँ तक वो पहुंच चुका था, यहाँ से वापस जा चुका था। तो वास्को डिगामा पहले तो यहाँ पर पहुंचते हैं, इसके बाद वहां से वह कहाँ बढ़ता है? पूर्व की ओर आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है? 20 मई सन 1498 ईस्वी को क्या होता है? 20 मई 1498 ईस्वी को होता क्या है कि एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक उनको मिला। किनको? वास्को डिगामा को अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला। तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत की पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। कौन कालीकट पहुंच गया? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंच जाता है। तो इस प्रकार भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब इस प्रकार से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज हो गई है। तो इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया।
इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग नाम दिया गया, यानी केप ऑफ गुड होप रूट इसको कहा गया क्योंकि ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत को ले जाता था। तो भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे, उसके बाद क्रमशः डच, क्या थे, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो ये भारत में आने का उनका क्रम था। इसके बाद अब हम लोग ये भूमिका तैयार हो गई कि किस प्रकार से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज होती है। अब हम लोग बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले ऐसे यूरोपीय थे जो भारत में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों की बात करेंगे। तो प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल का नाविक था। तो ये बताने का कोशिश कर रहा है ये लाइन कि जो प्रथम यूरोपियन जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की वो पुर्तगाली था, यानी कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, और जिसने की उसका नाम था वास्को डी गामा। आधे रास्ते तक आकर चला गया था बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, उत्तम आसाम तरीब तक। वह सबसे पहले 1498 ईस्वी में कालीकट के कप कड्डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहां के हिंदू शासक जमोरिन उनकी पैतृक उपाधि थी। जो वहां के हिंदू शासक थे जमोरिन, उनकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन। तो उसने इसका यानी कि वास्को डी गामा का सद्भाव पूर्वक ढंग से स्वागत किया, लेकिन अरब वासियों ने क्या किया, उनके प्रति विरोध का भाव प्रकट किया, क्योंकि अरब वासियों ने ही क्या किया था, अरब वासियों की वजह से हमने बात किया था कि जो स्थल मार्ग था वो असुरक्षित होता चला गया था, इसकी वजह से। तो अरब वासी क्या करते थे कि भारत से मसाला खरीदते थे और यूरोप में ले जाकर के अधिक दामों में बेच दिया करते थे। तो इनका जो मुनाफा था वो, जब पुर्तगाली लोग या यूरोप वासी लोग डायरेक्ट भारत से व्यापार करना स्टार्ट कर देंगे तो यूरोपियों का जो व्यापार था, जो मुनाफा था, वो कट जाएगा। इसके लिए क्या करते थे, अरब व्यापारियों ने उसके प्रति विरोध का भाव प्रकट किया। लेकिन स्वागत किसने किया, कभी प्रश्न पूछ सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो वहां पे हिंदू शासक, मतलब किस हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया, तो आप याद रखेंगे जमोरिन, ठीक है। आया कब, 1498। ये सारी चीजें हम लोगों की कंप्लीट हो गई। आगे जो है ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, और जो डॉन हेनरिक हैं उनको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का नाम दिया जाता है। जो हेनरिक हैं पुर्तगाल के, उनको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। तो ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। तो भारत में जब वास्को डी गामा आया तो वास्को डी गामा को भेजने वाला कौन था, तो वो डॉन हेनरिक थे, जिनकी अन्य संज्ञा थी, यानी कि कुछ और नाम जो इनका था वो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर था, ठीक। वास्को डी गामा जो थे, वास्को डी गामा भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया, उसने उसने दो बार हो, उसने यानी कि वास्को डी गामा भारत से लौटते समय जो मसाला अपने साथ लेकर गया था, उसने यानी कि वास्को डी गामा ने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। इससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। तो इतना मुनाफा कमाया, इसके वजह से अन्य पुर्तगाली क्या हो गए, लालच में आ गए। 1500 ईस्वी में क्या होता है, 1500 ईस्वी में पोड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान 13 जहाजों के साथ भारत आया। तो पोड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान 13 जहाजों के साथ भारत आता है कब, 1500 ईस्वी में। उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। तो जो पोड्रो अल्वारेज केब्राल है, अरब व्यापारियों के साथ उनका युद्ध होता है, अंततः अरब व्यापारी पराजित हो जाते हैं। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्राल ने कोचीन और कन्नूर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। तो कोचीन और कन्नूर के शासकों के साथ इसने मित्रता स्थापित की और इसने अरबों को पराजित कर दिया था। तो 1500 ईस्वी में ये आता है, इसके नेतृत्व में 13 जहाजी बेड़े आते हैं, ठीक। 1500 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। बाद में उसने क्या किया, बाद में
बाद में उसने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है, और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बना। तो जो उसने उसे इस बात का आभास हो गया कि भारत में जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा हैं, उन राजाओं के आपसी जो विवाद हैं उनका लाभ उठाकर हम भारत में बड़े व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सकते हैं या अपनी शक्ति भी स्थापित कर सकते हैं। अब आगे 1502 ईस्वी में क्या होता है? 1502 ईस्वी में जो होता है वो ये है कि वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं। यह भारत में 3 बार आया था। वास्को डी गामा की बात कर लें तो भारत में 3 बार आया था। तीसरी बार कब आते हैं? तीसरी बार आते हैं 5 सितंबर सन 1524 ईस्वी को। 5 सितंबर सन 1524 ईस्वी को भारत आते हैं, और ये 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आए, और इसकी यहीं पर दिसंबर 1524 ईस्वी में कोचीन में मृत्यु हो जाती है। तो कोचीन में यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1503 ईस्वी में क्या होता है? जब आगे बढ़ते हैं तो एक साल बाद यानी कि 1503 ईस्वी में क्या होता है उसकी बात कर ले, तो कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद रखेंगे। 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हो जाती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 1505 ईस्वी में क्या होता है? 1505 ईस्वी में कन्नूर में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि 1503 में कोचीन में और 1505 ईस्वी में कन्नूर में पुर्तगालियों की व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। ठीक है, 1505 तक आते आते दो व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हो गई पुर्तगालियों की। अब हम लोग बात करेंगे, पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 ईस्वी में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। तो ये भारत आता है गवर्नर बनकर के फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात कर लें तो 1505 ईस्वी से 1509 तक यह भारत में गवर्नर बना रहता है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। इसका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। तो जो पुर्तगालियों का व्यापार था दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, उस व्यापार को सुरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसके निमित्त उसने शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है, इस नीति को इसने अपनाया। इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करें, 1505 ईस्वी में क्या हुआ? 1505 ईस्वी में जब ये आता है तो क्या हुआ? 1505 ईस्वी में उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया, और 1505 ईस्वी में 3 जगहों पर अपना दुर्ग स्थापित कर लिया। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या करता है? 3 जगह पे अपना दुर्ग स्थापित कर लेता है। वो 3 जगह हैं अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा। इनको आप याद रखेंगे महत्वपूर्ण तरीके से। तो 1505 ईस्वी में उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, और 1505 ईस्वी में 3 जगहों पर अपना दुर्ग स्थापित कर लिया। वो 3 जगह हैं अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा। उसके बाद 1509 ईस्वी में क्या होता है हम लोग बात करें तो अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया। 1509 ईस्वी में क्या किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई, और आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया था। तो आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर को लोग पुर्तगाली सागर कहना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद हम लोग बात करें तो अगला जो पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है उसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी से 1515 तक ये भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बन के रहता है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था, और उसी समय 1503 में ही उसने कोचीन में
पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो हम लोगों ने जो अभी बात किया था, इससे पिछले बात किया था, इससे पीछे कि 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नूर में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित होती है। तो जो 1503 में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के प्रयासों से। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब 1509 में वायसराय बन के आता है तो वो दूसरी बार आता है, उससे पहले एक बार का आ चुका है 1503 ईस्वी में, और कोचीन में जो फैक्ट्री स्थापित की गई है वो इसी के प्रयासों से स्थापित की गई है। 1509 ईस्वी में वह भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आता है, यानी कि पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 ईस्वी में क्या होता है? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, और जो ये गोवा का समृद्ध बंदरगाह था वो किसके अधीन था? यह बंदरगाह उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था। बीजापुर के सुल्तान के अधीन था, वो यूसुफ आदिल शाह के अधीन हुआ करता था गोवा। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया, सीधी सी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे, यानी कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके समय में पुर्तगाली शक्ति पुर्तगालियों की जो जल शक्ति है वो सबसे अधिक शक्तिशाली हो गई थी भारत में। पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की भी स्थापना हुई यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करें 1511 ईस्वी में क्या होता है, तो 1511 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? मलक्का पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से 1511 में मलक्का पर, 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अल्बुकर्क कब से कब तक था? 1509 से 1515 तक था। तो अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के दृष्टिकोण से स्वदेशवासियों यानी कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वो सोच रहा था कि यहाँ पे अगर हम लोग अस्थाई निवासी या फिर अस्थाई आबादी बसाने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ की महिलाओं से विवाह करना पड़ेगा और विवाह करके यहीं पे सेटल होना पड़ेगा। इससे यहाँ पे स्थायी आबादी बसने स्टार्ट हो जाएगी पुर्तगालियों की। तो इसके लिए इसने यही किया कि महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया पुर्तगालियों को। लेकिन यह मुसलमानों को काफ़ी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया, क्योंकि सती प्रथा बंद करवाने से जिन महिलाओं के पति का देहांत तो हो जाए तो उन महिलाओं से ज़्यादातर ये लोग शादी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसलिए इसने सती प्रथा बंद करवा दिया था। तो इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया था, पूर्वगामी था। तो कभी प्रश्न पूछ ले कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कौन था, तो आपको बता देना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम आपको बताना है। अब अगला जो पुर्तगाली वायसराय बन के आता है, जो महत्वपूर्ण पुर्तगाली वायसराय है, वो नूनोडी कुन्हा कभी कभी कहा जाता है इनको। तो ये 1529 से लगा करके 1538 तक भारत में रहते हैं। ठीक, इनके बारे में बात करें तो अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नूनोद कुन्हा था, जिसने 1529 ईस्वी में भारत में कार्यभार ग्रहण किया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। तो 1534 ईस्वी में बेसिन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है। 1535 ईस्वी में पुर्तगाली को अधिकार दीव पर भी हो जाता है। 1530 ईस्वी में क्या होता है? 1530 ईस्वी की बात करें तो 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप याद रख सकते हैं कि पुर्तगालियों का जो
एक तरह से हम लोग कह ले व्यापारिक केंद्र। तो पुर्तगालियों का जो व्यापारिक केंद्र था प्रारंभ में कोचीन था, लेकिन गोवा किसने हस्तांतरित कर दिया? तो गोवा हस्तांतरित करने वाले यही नुनोद कुन्हा। तो नुनोद कुन्हा ने क्या किया? 1530 ईस्वी में इनका जो शासन का मुख्य केंद्र था कोचीन था, वहां से हस्तांतरित करके गोवा कर दिया। ठीक, अब इनका जो व्यापारिक केंद्र या इनका जो मुख्य केंद्र हो गया है वो हो गया है गोवा 1530 के बाद से। इसको आप याद रखेंगे। 1538 ईस्वी में गार्सिया द नरोन्हा एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। उसने सिलोन यानी कि श्रीलंका के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम कर दिया था। तो ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। 1559 ईस्वी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन पर भी अधिकार हो गया। पुर्तगालियों का दमन पर कब अधिकार होता है? 1559 ईस्वी में। इसके पास लगभग 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाजों का बेड़ा था, परंतु लंबे समय तक वे अपने साम्राज्य की इसके नहीं इनके पास यानी कि किसके पास? पुर्तगालियों के पास लगभग 50 दुर्ग हो गए थे, 100 से अधिक जहाजों का बेड़ा हो गया था, किंतु लंबे समय तक वे अपने साम्राज्य को की रक्षा न कर सके। ज्यों-ज्यों यूरोपवासियों की अन्य कंपनियां भारत आने व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में आने लगी और पारस्परिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, पुर्तगाली मैदान छोड़ते गए। तो जो कंपटीशन था वो जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ये लोग कमजोर होते गए और ये लोग मैदान छोड़ना स्टार्ट कर दिए। 1580 ईस्वी में क्या होता है? ठीक, 1580 ईस्वी में होता क्या है कि पुर्तगाल जो है स्पेन के साथ सम्मिलित हो जाता है। पुर्तगाल और स्पेन की संधि हो जाता है और पुर्तगाल जो है स्पेन के साथ सम्मिलित हो जाता है और अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। इससे क्या होता है? बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का भी सामना करना पड़ा। 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। अब धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन होना स्टार्ट हो रहा है। डचों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कहाँ कहाँ पर? डचों ने अपना अधिकार कहाँ कहाँ पर स्थापित किया? 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पर, 1658 ईस्वी में श्रीलंका के सभी दुर्गों पर। हम लोगों ने बात किया कि श्रीलंका पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया है, लेकिन अब डच आ गए हैं तो डचों ने क्या किया? पुर्तगालियों को खदेड़ खदेड़ कर अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार से पुर्तगाली धीरे धीरे छोड़कर वापस चले जाते हैं। तो 1658 ईस्वी में श्रीलंका के सभी दुर्गों पर डचों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों पर क्या कर लिया? डचों ने अपने अधिकार स्थापित कर लिया। इसलिए धीरे धीरे पुर्तगाली नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1580 ईस्वी में जब से क्या हुआ कि पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया और अपनी स्वतंत्रता भी खो बैठा। एक तो इसकी बात कर लें, ये भी उनके पतन का कारण था। बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों ने क्या किया? उनको कड़ी टक्कर दी और खदेड़ दिया यहाँ से। 1612 ईस्वी में क्या होता है? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके अपना कारखाना स्थापित कर दिया। तो सूरत से भी पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। धीरे धीरे इनकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। सूरत से भी ये पराजित हो गए। 1622 ईस्वी में क्या होता है? 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना विस्तार करते हुए पुर्तगालियों को होर्मुज में फारसी सेना की सहायता से पराजित कर दिया। तो होर्मुज में भी ये लोग पराजित हो जाते हैं। ठीक है, 1622 ईस्वी में ये लोग होर्मुज में भी पराजित हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो बाद में क्या होता है? मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। तो मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का जब विरोध करना स्टार्ट कर दिया तो पुर्तगाली और भी कमजोर हो जाएंगे। हालांकि अकबर के समय मुगल और पुर्तगाली संबंध अच्छे थे। जिस समय अकबर का शासन था तो उस समय तक मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में जो संबंध था वो ठीक ठाक था। अकबर के दरबार में जेसुइट
पादरियों यानी कि जो जेसुइट पादरी का मतलब ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो थे उनको जेसुइट कहा जाता था। तो अकबर के दरबार में जेसुइट पादरियों के 3 दल क्रमशः आए थे। तो 3 दल कब कब आए थे? एक तो आया था 1580 ईस्वी में, दूसरा 1590 में और तीसरा 1595 ईस्वी में। तो ये कहाँ के थे? ये पुर्तगाली के थे, मतलब पुर्तगाल के थे। तो पुर्तगाल के जो जेसुइट थे, जो धर्म प्रचारक थे, वो अकबर के दरबार में 3 बार आते हैं। तो इससे पता चलता है कि अकबर और पुर्तगालियों के बीच में ठीक ठाक संबंध रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। तो जहांगीर के काल में मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में संघर्ष होता है। हालांकि जहांगीर पुर्तगालियों से मधुर संबंध चाहता था। उसने 1607 और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजा, किंतु पुर्तगाली मुगल सत्ता को नजरअंदाज कर रहे थे। तो जहांगीर ने पुर्तगालियों में यानी कि गोवा, हम लोगों ने बात किया था कि नूनो डी कुन्हा ने कोचीन से उठा करके अपने जो केंद्र था गोवा में कर दिया था। तो गोवा में जहांगीर ने यानी कि उनके केंद्र में 607 में और 610 में 2 मिशन भेजा अब मित्रता स्थापित करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो उसको क्या किया? पुर्तगालियों ने नजरअंदाज कर दिया। तो मुगल सत्ता को उन्होंने नजरअंदाज किया। तो 1613 ईस्वी में क्या होता है? 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को पकड़कर लूट दिया। अब देखिए, एक तो मुगल साम्राज्य का जो राजा है जहांगीर, वो 2 मतलब मिशन भेज रहे हैं आपके पास कि आपसे कुछ बातचीत हो, कुछ समझौता हो, जो भी बातचीत हो वो हुआ जाए हो। लेकिन बातचीत को संपन्न ना करने के बजाय उसको आप एक तो नजरअंदाज कर रहे हैं, दूसरे 1610 के बाद 3 साल बाद यानी कि 1613 में 4 शाही जहाजों को पकड़कर आप लूट लेते हैं। अब ये क्या होगा? आपके लिए खतरे की घंटी समझ लीजिए बज गई। तो इसका परिणाम क्या होता है? उन्होंने 4 शाही जहाजों को लूट लिया। तो इसका जो परिणाम हुआ ये हुआ कि जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुकर्रब खां को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया। तो सूरत का जो मुगल गवर्नर था वो कौन था? मुकर्रब खां। तो जहांगीर ने आदेश दिया कि आप पुर्तगालियों को दंडित कीजिए, उन्होंने हमारे 4 शाही जहाजों को लूट लिया है। मुकर्रब खां ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डॉनटन के सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित कर दिया। तो मुकर्रब खां क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों की सहायता ले ली। मुकर्रब खां ने अंग्रेजों की सहायता ली। अंग्रेजी नौसेना के कप्तान जो थे वो थे डॉनटन। उनके सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में उसने पराजित कर दिया। किसने? मुकर्रब खां ने। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं भी वापस ले ली। आगरा, लाहौर स्थित उनके गिरजाघर भी बंद करवा दिए। अंततः पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से समझौता करना पड़ा। अंततः वो लोग क्या किए कि अब जेसुइट भेज रहे हैं पुर्तगालियों मतलब जहांगीर के दरबार में कि अब हम लोग समझौता कर लेते हैं, हम लोग हार गए हैं। ठीक, आगे क्या हुआ कि शाहजहां के काल में 1632 ईस्वी में बंगाल स्थित पुर्तगालियों ने मुगलों का संघर्ष हुआ। बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। तो जो बंगाल में पुर्तगाली थे उनका संघर्ष होता है 1632 ईस्वी में शाहजहां से। ठीक है, तो शाहजहां के काल में 1632 ईस्वी में बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। बंगाल में चटगांव एवं हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी। तो याद रखिएगा, हुगली और चटगांव में पुर्तगालियों की कोठी थी। बंगाल की बात कर लें तो पुर्तगालियों को यहाँ नमक के व्यापार का एक अधिकार था। पुर्तगालियों को यहाँ पे नमक के व्यापार पर एक अधिकार था, यानी कि पुर्तगालियों के अलावा यहाँ पर नमक का अधिकार कोई नहीं कर सकता चटगांव और हुगली में। जिसके बदले वे शाही राजकोष में प्रतिवर्ष 10,000 टंका जमा करते थे। तो 10,000 टंका जमा करते थे कि हम लोग शाही दरबार में यानी कि मुगलों को 10,000 टंका जमा करेंगे, और जो चटगांव और हुगली है यहाँ पे नमक के व्यापार पर हमारा ही एक अधिकार होगा। यानी कि यहाँ पे जो आएगा कोई भी व्यापार कर सकता है, लेकिन नमक का व्यापार यहाँ पे कोई नहीं करेगा। नमक का व्यापार सिर्फ हम करेंगे। ठीक, ये चीज बात हो गई थी 10,000 टंका जमा करने पर। ठीक, आगे बात करते हैं।
मुगल शासन उनके शांतिपूर्ण व्यापारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। जो पुर्तगाली थे, तो पुर्तगालियों के शांतिपूर्ण व्यापारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप मुगल शासन नहीं करता था, परंतु पुर्तगाली यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारक में बल प्रयोग करते थे। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाते थे, गांवों पर आक्रमण करके उनको लूटते थे, समुद्री डकैती करते थे। इसी समय पुर्तगालियों ने मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया। इस सब की शिकायत बादशाह से की गई। तब शाहजहां ने पुर्तगालियों के दमन का निश्चय किया। शाहजहां पुर्तगालियों से पहले से ही नाराज था, क्योंकि जब उसने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था, यानी कि शाहजहां ने जब जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था, तब पुर्तगालियों ने उससे सहायता मांगी थी, जो नहीं मिला था। पुर्तगालियों से उसने, यानी कि जहांगीर ने क्या किया था, मतलब ये शाहजहां क्या था, पुर्तगाली, इसको पहले हटा दें, अब बात करते हैं। जो शाहजहां है पुर्तगालियों से पहले से ही नाराज था, क्योंकि शाहजहां ने जब जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था, शाहजहां ने जब जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था, तो शाहजहां पुर्तगालियों के पास गया था कि हमको आपकी मदद चाहिए। पुर्तगालियों ने उसे भगा दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए शाहजहां पुर्तगालियों से नाराज था। ठीक, शाहजहां पुर्तगालियों से नाराज था। साथ ही शाहजहां के बादशाह बनने पर पुर्तगालियों ने नजराना भी पेश नहीं किया। मतलब नजराना पेश करने का मतलब कुल मिला के ये होता है कि आप नजराना पेश कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे शाहजहां बनने से आप खुश हैं, आप हमको बधाई दे रहे हैं। तो बधाई भी उन्होंने नहीं दिया। तो इससे भी शाहजहां क्या था, पुर्तगालियों से नाराज था। आगे क्या होता है, बादशाह के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान ने, बादशाह के आदेश पर बंगाल का जो मुगल गवर्नर था वो उसका क्या नाम था, कासिम खान नाम था। तो कासिम खान ने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए और बंदी भी बनाए गए। आगे बात करें तो औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली आराकानी, यानी कि माघ समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती भागों में अशांति फैलाए हुए थे। तो समुद्री डाकू का भी काम करते थे। तो समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर ये क्या करते थे, इस क्षेत्र में बंगाल के तटवर्ती भागों में अशांति फैलाकर रखे हुए थे पुर्तगालियों ने। चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया था इनकी वजह से। बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खान ने एक सुदृढ़ जल बेड़े का गठन कर बंगाल की खाड़ी स्थित सोन द्वीप, जो समुद्री डाकुओं का एक केंद्र था, उस पर अधिकार कर लिया। ठीक, तो जो बंगाल का गवर्नर था शाइस्ता खान, उसने क्या किया, उसने एक सुदृढ़ जल बेड़े का गठन किया, और जहाँ पे समुद्री डाकुओं का गढ़ हुआ करता था, जो समुद्री डाकुओं का केंद्र हुआ करता था, वहां पर यानी कि सोन द्वीप पर उसने आक्रमण किया और उसको अपने अंदर कर लिया। उसके बाद 1739 ईस्वी में क्या होता है, मराठों ने पुर्तगालियों से 2 क्षेत्र छीन लिए। 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से 2 क्षेत्र छीन लिए। वो क्षेत्र हैं सालसेट और बेसिन। तो पुर्तगालियों से 2 क्षेत्र चले गए 1739 में, सालसेट और बेसिन। तो दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, ये भी पुर्तगालियों के हाथ से चले गए। वो ले लिया किसने, मराठों ने। 1761 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस विवाह में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बंबई द्वीप दहेज में दे दिया। तो 1661 भी याद रखिएगा कि पुर्तगालियों के हाथ से मुंबई कैसे चला गया, मुंबई पुर्तगालियों के हाथ से एक दहेज के रूप में चला गया। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है, और इसी विवाह में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बंबई द्वीप दहेज में दे दिया। ठीक, अब यहाँ से चीज़ें समाप्त हो जाती है। ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से सारे क्षेत्र छीन करके पुर्तगालियों से अन्य यूरोपीय क्षेत्रों में, या फिर जैसे मराठों के हाथ में और मुगलों के हाथ में चले जा रहे हैं। किस प्रकार से इन लोगों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही, किसकी, पुर्तगालियों की। तो आगे की जो बात है वो हम लोग करेंगे कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के बारे में। जो कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर आगे हम लोग पुर्तगालियों के पतन और पुर्तगालियों के
प्रभाव के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक बॉक्स बना हुआ आता है इस पुस्तक में, जिस पुस्तक के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं परीक्षावाड़ी। उस पुस्तक में बॉक्स के माध्यम से कुछ चीज़ें हम लोगों को, जैसे क्या आप जानते हैं, परीक्षा की दृष्टि, इस तरह से शीर्षक करके कुछ चीज़ें दी जाती हैं और वो चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। तो उन चीज़ों को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ परीक्षावाड़ी की इस पुस्तक से हम लोग उठाएंगे और सभी के सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग आगे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि परीक्षा दृष्टि नामक शीर्षक से हमारे सामने आया हुआ है, जो बॉक्स में बना हुआ है। जब आप परीक्षावाड़ी पुस्तक को खोलेंगे देखेंगे तो बॉक्स बना हुआ मिलेगा आपको और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आपके सामने। तो इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो हम लोगों का वो ये है कि 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारिक हाथों में था? तो क्रमशः अरब और इतावली व्यापारियों के हाथों में था। इसको आप याद रखेंगे। इसका कलर हम लाल कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ठीक। पुर्तगाल के किस शासक ने मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की? तो वो हम लोगों ने बात किया डॉन हेनरिक ने। उसी के द्वारा भेजा गया था बार्थोलोम्यू डियास, उसी के द्वारा भेजा गया था वास्को डी गामा, दोनों उसी के द्वारा भेजे गए थे। किसके द्वारा? डॉन हेनरिक के द्वारा। इस तरह हेनरी द नेविगेटर की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संभवतः मध्ययुग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये डॉडवेल का है। इसको भी आप याद रखेंगे, डॉडवेल ने ऐसा कहा था। अगला पॉइंट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपीय कंपनी व देश बनाए थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपीय कंपनियों व देश ने बनाए थे? तो वो थे पुर्तगाली। अगले पॉइंट की बात करें तो 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? तो वो मलक्का बंदरगाह का उभरना था। आगे बात करें तो किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहायता किया था। हम लोगों ने इस पर बात कर लिया है। आगे क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि कब, ये कलर चेंज कर लेते हैं, भारत की खोज कब होती है? ठीक है, भारत की खोज कब होती है? ये होती है 1498 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा है। उसके बाद अमेरिका की खोज कब होती है? हम लोगों ने बात कर लिया है, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज होती है। क्रिस्टोफर कोलंबस करता है, जो कि कहाँ का था? स्पेन का था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? दक्षिण अफ्रीका में हम लोगों ने बात किया था। साउथ अफ्रीका में 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? 1770 ईस्वी में कैप्टन जेम्स हुक ने की थी। और न्यूजीलैंड की खोज की थी तस्मान ने। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। और कब किया था? 1642 ईस्वी में। तो इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। आगे बात करें, पुर्तगाली, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण। तो भारत पर तुर्की आक्रमण ऐसे नहीं कि जो भारत पे हुए हैं, ऐसे तुर्की आक्रमण जो पुर्तगालियों पे हुए हैं, जो कि भारत में हैं। तो पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण कौन कौन से हैं? वर्ष 1559 ईस्वी में सुलेमान रईस आक्रमण करते हैं गुजरात तट पर। कहाँ पर? गुजरात तट पर। 1538 ईस्वी में सुलेमान पातशाह आक्रमण करते हैं द्वीप पर। 1551 ईस्वी में पेरी रईस आक्रमण करते हैं मस्कट एवं भुंज पर। 1554 ईस्वी में अली रईस आक्रमण करते हैं पश्चिमी समुद्री तट पर। तो ये पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर आक्रमण हुए हैं। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिए। सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इसमें शीर्षक दिया गया है पुस्तक में वो चीज़ यहाँ पे दिया है, परीक्षा दृष्टि। इसके बॉक्स में आप देखेंगे
तो किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? कोचीन में है तो किसकी है? वास्को डी गामा की। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? तो वो किसकी है? वास्को डी गामा की है। बात कर लें किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए द्विसूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया था? तो वो डॉन हेनरिक ने। पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? तो वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो पौंडीचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? वो पुर्तगाली थी। दूसरी डच थी। तीसरी 1793 अंग्रेज और 1814 में पेरिस की संधि के बाद पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार हो गया। तो पहले तो पुर्तगालियों ने, दूसरे डचों ने, तीसरे अंग्रेजों ने, चौथे फ्रांस ने इस पर क्या किया? अधिकार किया पांडिचेरी पर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। इसी कारण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अकबर के शासनकाल में। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि अंतानियो कैब्राल कहाँ का दूत था? पुर्तगाल का था। अंतानियो कैब्राल कहाँ का दूत था? पुर्तगाल का दूत था। किसके शासनकाल में भारत आया था? अकबर के शासनकाल में भारत आया था। इसको आप याद रखेंगे। स्पाइस आइलैंड यानी कि मसाला द्वीप की उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस देश को प्रदान करते हैं? तो वो इंडोनेशिया को, और इसे ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। तो मसाला द्वीप किसको कहा जाता है? मसाला द्वीप इंडोनेशिया को, इसे ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखेंगे। अफीम, सिल्क, मसाले एवं नील से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किससे थी? मतलब कि अफीम, सिल्क, मसाले एवं नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो इनमें से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसालों में थी। इसके बारे में आप याद रखेंगे। फिर आगे बात करें इसके बारे में, परीक्षा दृष्टि से ही है, लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं पुस्तक में। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन सा था? तो वो चेट्टियार समुदाय था। उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय जिनको चोलिया मुसलमान कहते हैं, वो भी शामिल थे। तो इसको याद रखिएगा। 15वीं शताब्दी के आसपास बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय व्यापारी समुदाय था चेट्टियार, और इन्हीं के साथ चोलिया मुसलमान भी, ये दोनों लोग मिलकर ये मतलब कि अपना अधिकार स्थापित किए थे। भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? तो एस्तादो द इंडिया। भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? एस्तादो द इंडिया। इसको भी आप याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन से थे? तो मतलब सबसे पहले कौन आया और सबसे अंत में कौन गया, इसके बारे में बात कर ले तो पुर्तगाली सबसे पहले यानी कि 1498 में भारत में आते हैं और सबसे अंत में यानी कि 1961 में भी भारत से वापस गए थे। ठीक। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? कालीकट का मलयाली नाम क्या है? तो इसका कोझिकोड इसका नाम है, या कोझिकोड कह सकते हैं। ये नाम है कालीकट का मलयाली नाम। होर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हमने बात किया था होर्मुज बंदरगाह पर इसने अधिकार कर लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। आगे बात करें तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? तो गोवा में।
गोवा में निर्मित किया गया। तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया? गोवा में। पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और होर्मुज खो दिया? तो क्रमशः 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा जीता और 1622 ईस्वी में इसने होर्मुज खो दिया। ये सारी चीजें हम लोग पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं, इन पे हमारी चर्चा हो चुकी है। 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा जीत लिया। मतलब कि जो बीजापुर के सुल्तान थे, यूसुफ आदिल शाह सुल्तान थे, उनसे 1510 ईस्वी में गोवा छीना गया था, हम लोगों ने बात किया था। तो 1510 ईस्वी में गोवा इन्होंने जीत लिया था। 1662 ईस्वी में होर्मुज खोया था इन्होंने, ये चीज आप याद रखेंगे। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था? तो चटगांव, ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको याद रखेंगे। पोर्टो ग्रांडो यानी कि पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा किस बंदरगाह को दी जाती है? तो आप याद रखेंगे चटगांव बंदरगाह को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला जो हमारा पेज है वह आएगा यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, एक और बॉक्स मिलेगा आपको, क्या आप जानते हैं कि नाम से, किस शीर्षक से मिलेगा? इसको कंप्लीट करेंगे, हमारा जो बॉक्स वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ? हम लोगों का जो स्टार्ट होना है वो होना है कार्टस आर्मेडा से। तो क्या आप जानते हैं वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन ए फांसो, इसको डिलीट कर दें। तो बात करें हम लोग को, तो 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन ए फांसो डे सोयूसा, क्या नाम है इनका? मार्टिन ए फांसो डे सोयूसा इनका नाम है, के साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर भी दक्षिण भारत आए थे। दक्षिण भारत ये इनके साथ आए थे कब? 1542 ईस्वी में। याद रखिएगा सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट जेवियर जिसको कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, सेंट जेवियर भारत कब आए थे? तो 1542 ईस्वी में। किसके साथ आए थे? तो 1542 में एक नया पुर्तगाली गवर्नर आता है, उनका नाम था मार्टिन ए फांसो डे सोयूसा। तो इन्हीं के साथ ये भारत आए हुए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। 1572 ईस्वी में क्या होता है? 1572 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटानियो द नोरोन्हा, 1572 ईस्वी में एंटानियो द नोरोन्हा पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं। तो 1572 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटानियो द नोरोन्हा के समय अकबर कैम्बे आया था। अकबर कहाँ आया था? कैम्बे आया था, जहां पुर्तगालियों से उसका पहली बार परिचय हुआ। फलतः 1580 ईस्वी में जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में आया। तो अकबर के दरबार में जेसुइट मिशन इसके बाद आता है, पहले उनकी मुलाकात होती है पुर्तगालियों से। इनमें फादर एका विवा व मांसरेट शामिल थे, इस मुलाकात में ये दोनों शामिल थे। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाने स्थापित किए। तो अकबर की सहमति से हुगली में स्थापित किया गया है कारखाना पुर्तगालियों का, और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाना स्थापित किया था। तो ये भी याद रखेंगे आप। तो यहाँ तक चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो हम लोगों का इधर की चीज़ें हो गई, क्या हो गया हमारा जो कंप्लीट हो गया वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा। हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था से, पुर्तगालियों का पतन और पुर्तगालियों के प्रभाव को अगले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।